press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. Stretch the Om as much as we can and focus on the vibration inside the body. See what centers within the body are being affected and activated. So 5 ohms. जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उसकी बाकी सारी जो पार्ट्स है, बाकी जो सारे फंक्शंस है, वो काम नहीं कर सकते हैं। एक सीपीयू में अनेक प्रिंटेड सर्किट्स होते हैं। प्रिंटेड सर्किट यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट पहुंचाने की मैकेनिज्म। तो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी तक करंट पहुंचाना एक प्रिंटेड सर्किट हो गया। सो ऐसे हजारों प्रिंटेड सर्किट सीपीयू में होते हैं और उसके द्वारा सारा कंप्यूटर का फंक्शनिंग होता है। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में एक नाड़ी बोलते हैं। तो नाड़ी इज बेसिकली ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नाड़ी इज ए mechanism by which you pass the chetan shakti, the prana shakti or any other shakti from one point in the body to the other point. So ऐसे 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती है, 72,000। और उसमें से कुछ मुख्य नाड़ियाँ जो है, 3 नाड़ियों की आज बात करेंगे। उसका नाम है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये 3 नाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये तीनों हमारी बैकबोन से जाती है। जब हमने कहा बैकबोन, तो
बैकबोन के सेवरल आयाम हैं, जैसे कि षटद्रव्य की बातें करते हमने देखा था कि स्थूल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्थूल स्थूल, ये 6 प्रकार हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। तो स्थूल स्थूल जो है कि मोस्ट विजिबल वी कैन सी विथ आवर आइज, सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वो विजिबल नहीं है, ना आँखों से विजिबल है, ना यंत्रों से विजिबल है, बट अनुभूति से हम उसे जान सकते हैं। तो सिमिलरली बैकबोन जब हम कहते हैं तो फिजिकल बॉडी में बैकबोन है जो हमें दिखता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है कि बाकी जो शरीर हमारे है, जैसे कि तेजस बॉडी है, सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखती है। तो तेजस बॉडी जिसे हम एनर्जी बॉडी भी कहते हैं, उसमें एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है बैकबोन की। और सिमिलरली हम अति सूक्ष्म में भी चले जाए तो योगा में शरीर के 7 लेयर्स बताए हुए हैं। तो जो फिजिकल बॉडी है वो सबसे बाहरी लेयर, और चेतन शक्ति यानी कि आत्मा जो है सबसे अंदरूनी लेयर है। तो बैकबोन इन सारी लेयर में जो है एग्जिस्ट करता है। तो जब हम नाड़ियों की बात करते हैं और कहते हैं कि नाड़ियाँ बैकबोन से जाती है, तो बैकबोन में जो तेजस बॉडी है उस तेजस बॉडी से वो करस्पॉन्ड करती है। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए तार है, मगर तार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। समझ लो कि मेन करंट ऑफ कर दिया तो तार में कुछ भी नहीं है। ओनली व्हेन वी पुट ऑन द स्विच, तो मेन फ्यूज ऑन कर दिया है, और जिस जगह करंट पहुंचाना है, तो समझ लो लाइट है, लाइट को ऑन करना है, तो उसका स्विच जब ऑन कर दिया तब वो विद्युत उस तार से बहनी शुरू हो जाती है। तो स्विच ऑफ कर दिया और कोई जो उसकी तार को काट ले, पूछ ले कि भाई विद्युत कहाँ है, उसे विद्युत मिलेगी नहीं, क्योंकि जो तार है इट इज जस्ट कंडक्टिंग। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि नाड़ियाँ बैकबोन से जाती है और कोई शरीर शास्त्री बैकबोन को काट दे और कहे कि भाई साहब कहीं नाड़ियाँ तो दिखती नहीं है, तो वहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो नाड़ियाँ जो है तेजस बॉडी से जाती है, और तेजस बॉडी वो बैकबोन से जो है वो उसका पाथ है। तो यदि तार है, तार बीच में हमने तोड़ दिए या कुछ अवरोध पैदा कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी नहीं, लाइट ऑन होगा नहीं। सिमिलरली यदि बैकबोन में कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ बेंड आ जाता है, कुछ और रुकावट आ जाती है, तो ये शक्तियाँ बैकबोन में जो उसका पाथ है वो अवरुद्ध हो जाता है और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए एक्यूपंक्चर नाम की एक ट्रीटमेंट चाइनीज लोगों ने इन्वेंट की, 5-6 हज़ार साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी है पद्धति। तो उसका एक काम होता है कि जो अवरोध पैदा हो गया है इस मार्ग में, उस अवरोध को दूर करना, ताकि वो चेतन शक्ति फिर से बहनी शुरू हो जाएगी।
तो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ बैकबोन से बहती है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसकी मेन कम्युनिकेशन चैनल बैकबोन होता है। तो न्यूरॉन्स जो जाते हैं शरीर के बाकी सारे, तो मेन हाईवे जो है हमारा बैकबोन होता है। एंड ऑफ कोर्स द न्यूरॉन फिजिकल नहीं, जो नाड़ी है, नाड़ी के माध्यम में से वो सारी फ्लो हो जाती है। तो इसीलिए बैकबोन जो है एक महत्वपूर्ण ध्यान साधना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं कि यदि आपका बैकबोन बीमार है तो आप बीमार हो, और यदि आपका बैकबोन हेल्दी है तो आप हेल्दी हो। मतलब है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में है उसका रूट कॉज आपको बैकबोन में मिलेगा। तो बैकबोन जो है, इसलिए योगा में, ध्यान साधना में उसकी हेल्थ जो है, फिजिकल बॉडी में उसकी हेल्थ जो है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज होंगे तो जो सारा बाकी इम्पोर्टेंट काम है सूक्ष्म शरीरों का, एनर्जी बॉडियों का, वो भी उसमें रुकावट आ सकती है। तो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ईडा जो है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलती है और बैकबोन के रूट तक, जहां हम कहते हैं कि हमारा पहला चक्र जो है, शक्ति केंद्र जो है, वो वहां पे जो है वहां तक वो चली जाती है। और पिंगला जो है वो भी राइट नॉस्ट्रिल से निकलकर वहां तक चली जाती है। और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो बैकबोन के रूट से निकलकर सहस्त्रार तक, यानी कि चोटी का भाग जहां होता है उस चोटी के भाग तक, यानी कि हमारे ब्रेन के सेंटर तक पहुंच जाती है। और ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, तो ईडा पिंगला जैसे कि ये लाइक ए साइन कर्व जाती है, पिंगला भी लाइक ए साइन कर्व जाती है। तो वो मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे से मिलती है, सुषुम्ना से भी मिलती है। सो दैट इज हाउ द एनर्जी फ्लोज इन दैट। तो ईडा पिंगला बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ीज है। आगे चलकर हम स्वर ज्ञान की बातें करेंगे, उसमें हम उसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे। मगर आज के डिस्कशन के लिए तो ईडा जो है चंद्र से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और पिंगला जो है सूरज से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो सूर्य नाड़ी जो है वो शरीर में गर्मी पैदा करती है, हीट पैदा करती है, ज्वाला पैदा करती है, अग्नि पैदा करती है। और चंद्र नाड़ी जो है शीतलता पैदा करती है। तो दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव रहना, क्योंकि उससे हमें तेज, शक्ति, स्फूर्ति और कार्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त होती है। और चंद्र नाड़ी की शीतलता ये सब बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए नेचर में जो है
कि ऑटोमेटिकली जनरली एवरी 45 minutes the breathing is switched from one nostril to another. तो 45 minutes आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, 45 minutes आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी. दिस इज द नॉर्मल. बट कुछ लोगों की जैसे कि उनकी तबीयत है हिसाब से कम चलेगी, 30 चलेगी, किसी की 35 चलेगी, किसी की थोड़ी कम ज़्यादा चलेगी. सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलेगी, चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलेगी, डिपेंडिंग ऑन उनकी मानसिक जो प्रवृत्तियाँ चल रही है या भावनात्मक प्रवृत्तियाँ जो चल रही है या शरीर में कुछ वृत्तियाँ चल रही है, उस हिसाब से वो कम ज़्यादा होते रहते हैं. बट नॉर्मली you will find it is 45 minutes and 45 minutes. और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि यदि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग कर रहे हैं तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव, एंड राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन गेट्स एक्टिव. सो दिस वे the nature is balancing the activities of the brains also. मगर हो सकता है कि कुछ कार्य हम ऐसे कर रहे हैं तो ये साइकिल जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है और फिर इसीलिए आवेश, आवेग, उद्वेग ये ज़्यादा आने लग जाते हैं. तो one of the ways to balance them is to make sure that जो ब्रीदिंग पैटर्न है 45 minutes उसको हम चेक करते रहे, उसको हम बैलेंस करते रहे. तो जो 7 चक्रों की हमने बात की वो सारे 7 चक्र भी बैकबोन में होते हैं. बैकबोन यानी करस्पॉन्डिंग इन द तेजस बॉडी. तो फिजिकल बैकबोन जो है एक हम देख सकते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं कि वहां पर है. बट इट इज इन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द तेजस बॉडी. तो 7 चक्र जो है वो भी सारे बैकबोन के अंदर स्थित है. तो हमारा जो शक्ति केंद्र है उसके ऊपर जो है स्वास्थ्य केंद्र है, स्वादिष्ठान जिसकी हमने बात की, फिर नाभि केंद्र या मणिपुर है, फिर आनंद केंद्र या अनाहत है, विशुद्धि केंद्र है, उसके ऊपर जो है आज्ञा चक्र है, फिर ज्योति केंद्र है, शांति केंद्र है और आखिर में सहस्त्रार. सहस्त्रार इज द अल्टीमेट टॉप. सो जो हमारी सारी कोशिश है, जैसे हमने देखा कि चेतन शक्ति जो अधोगामी है उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है. जैसे चेतन शक्ति ऊपर की ओर चली जाती है तो उस लेवल के चक्र एक्टिवेट करने में हमें मदद होती है. और जैसे जैसे वो चक्र एक्टिवेट होते हैं हमारी जो है पर्सनैलिटी बदलती चली जाती है. ऐसा कभी नहीं होता कि समझ लो कि नाभि चक्र एक्टिवेट हो गया है और हमारी पर्सनैलिटी बदली नहीं. तो वही एक टेस्ट है, चक्र एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ. तो उस लेवल में जो बदलाव हमारी फिजिकल बिहेवियर में, बाकी विचारधारा में, बाकी भावनात्मक, ये सारे बदल यदि हमें विजिबल है तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये चक्र जो है एक्टिवेट हो गया है. तो 3 चक्र जो है,
पहले 3 चक्र नाभि तक के जो चक्र है वो जनरली एक्टिवेट रहते हैं, क्योंकि वो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है और नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है, मन की एक्टिविटीज़ और भावनात्मक की नॉर्मल एक्टिविटीज़, उसके लिए वो चाहिए। So they are partly open by the nature itself, but full-fledged वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो वो हमें फुल फ्लेज एक्टिवेट करके ऊपर 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 जाना है। एंड जनरली बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस, द एक्टिवेशन इज जनरली इन द सीक्वेंस, बट वी कैन कीप वर्किंग ऑन इन पैरेलल ऑन द मल्टीपल चक्र। तो मल्टीपल चक्रों पे हम काम कर सकते हैं, मगर एक्टिवेशन विल बी इन दिस सीक्वेंस। सो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो है ये हमारा जो आज्ञा चक्र है वहाँ के ऊपर से सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारी चेतन शक्ति जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईडा पिंगला को बैलेंस करके और ईडा पिंगला से जाने वाली शक्तियाँ हमें सुषुम्ना में मर्ज करनी पड़ती है, और सुषुम्ना में मर्ज करने के बाद वो ऊपर के चक्र जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। जब तक वो चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि बैकबोन की जो हेल्थ है, और बैकबोन जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इतने जॉइंट्स वहाँ पे है, एक एक वर्टिब्रा इज सेपरेटली मूविंग एंड रोटेटिंग, एंड लाइक दैट देयर आर सो मेनी वर्टिब्रास। तो बैकबोन को हेल्दी रखना, एक्टिवेट रखना, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, एंड ध्यान की दुनिया में उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हर बार ये कहा जाता है कि भाई साहब बैकबोन को स्ट्रेट रखो, आँखों को बंद करो, और फिर आप ध्यान की दुनिया में एंटर करो, ताकि जो ब्लॉकेज है चेतन शक्ति के वो मिनिमाइज हो जाए और उसके फ्लो में कोई अंतर वहाँ पे ना आए। तो चक्र एक्टिवेशन की जो बात है वो चेतन शक्ति, जैसे हमने देखा कि चेतन शक्ति ऊर्ध्वगामी करने की प्रक्रिया को हमें मास्टर करना पड़ेगा, और उससे पहली स्टेप है सो यू नीड टू गेट कनेक्टेड विद द चेतन शक्ति। तो चेतन शक्ति की अनुभूति हमें जैसे जैसे हो जाती है, फिर उसके बाद उसको हम कंट्रोल करके ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। कि जैसे कि एक शेर होता है या हाथी होता है या टाइगर होता है, तो उसको पकड़ने के बाद उसको उन लोगों को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनको जो है सिविलाइज्ड सोसाइटी में रखने के काबिल, सर्कस में या कहीं और रखने के काबिल बनाया जाता है। हाथी को यूज़ करने के लिए, वॉर में यूज़ करने के लिए, मगर वो प्रक्रिया धीरे धीरे करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसी प्रकार से चेतन शक्ति जो है उसकी अनुभूति हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और इसीलिए संकल्प की तो जरूरी है ही, धैर्य की भी ज़रूरत है, और प्रयत्न और पराकाष्ठा की भी ज़रूरत है। ये चार बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी प्रकार से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो
थोड़ा सा फिजिकल बॉडी में बैकबोन को कैसे हेल्दी रखे, इसकी थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं। तो मॉडर्न डे जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं या सोफा में बैठ जाते हैं, तो उससे बैकबोन जो है, और हम बैठ के काम करते हैं तो जनरली फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, तो बैकबोन पे वन साइडेड प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कुछ योगिक एक्सरसाइज है वो हमें दिन में कर लेने हैं, ताकि जो फॉरवर्ड प्रेशर बैकबोन पे बहुत घंटे हम बैठ जाते हैं, तो समझो ऑफिस चले गए 8-9 घंटे हो गए, घर में भी फिर काम कर लेते हैं कंप्यूटर पे, तो और हो जाता है। तो बैकवर्ड बेंडिंग की जो योगासन है वो हमें 30 मिनट तक तो कर लेनी चाहिए। तो बैकवर्ड बेंडिंग योगासना में जो इम्पोर्टेंट आसन हमें हेल्प करते हैं वो है अर्ध शलभासन और वहाँ से आगे चलकर शलभासन। सो जैसे ही आपको शलभासन आता है तो अर्ध शलभासन ड्रॉप करके शलभासन एक है, भुजंगासन एक है, और धनुरासन एक है, मत्स्यासन एक है, उष्ट्रासन एक है, अर्धमत्स्येंद्रासन एक आसन है, और ऐसे कुछ और आसन है इसमें। और सूर्य नमस्कार आप करते हो तो उसमें भी बेनिफिट आ जाता है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन इज द मोस्ट इफेक्टिव अमंग ऑल फॉर द बैकबोन। मगर अर्धमत्स्येंद्रासन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यदि आपकी बॉडी योगा बॉडी नहीं है तो डे 1 से अर्धमत्स्येंद्रासन प्रैक्टिस नहीं करना है। सो अलाउ 6 to 8 weeks for your body to get used to yogic postures। उसके बाद फिर आप अर्धमत्स्येंद्रासन को शुरू करना है। और अर्धमत्स्येंद्रासन बहुत इफ़ेक्टिव है। समझ लो कि आपने 3 से 5 मिनट अर्धमत्स्येंद्रासन किया तो 30 मिनट्स के दूसरे योगासन के बराबर उसकी बेनिफिट आपको बैकबोन को मिल जाती है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन आप मास्टरी करके, मगर बहुत इम्पोर्टेंट बात एक और कॉशियस यहाँ लेनी है कि अर्धमत्स्येंद्रासन 95% लोग including many of the yoga instructors do it wrongly. They don't do it perfect, they don't do it correctly, so the backbone will get bent somewhere। तो अर्धमत्स्येंद्रासन में ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि your backbone must be steady and then it is rotating around its axis। So it is not vertical but only rotating in the horizontal direction। So this is very important। So initially you need to learn in stages. Stage 1 of the Ardhamatsendrasan, stage 2 of the Ardhamatsendrasan, stage 3 and maybe stage 4। So एक एक स्टेज जो है उसको परफेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। डे 1 में डोंट ट्राई टू गो टू द फाइनल पोस्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप गलत ढंग से उसे कर लेते हैं तो बाद में उसको करेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक आदमी स्विमिंग सीखता है, सो अब बैक स्ट्रोक उसने गलत ढंग से सीख लिए तो बाद में वो बैक स्ट्रोक करेक्ट करना इट टेक्स मच लॉन्गर। सो बेस्ट थिंग जैसे स्विमिंग में है कि वी फोकस ऑन गेटिंग द स्ट्रोक्स राइट। बैक स्ट्रोक है तो परफेक्ट आए, ब्रेस्ट स्ट्रोक है तो परफेक्ट आए, बाकी जो भी ये है। तो वाइल लर्निंग यू लर्न इट परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप बट a proper way, then it is very good।
So Ardha Matsyendrasana is will keep your bone very very healthy. So उसमें जो है कि each vertebra will rotate on both the sides. So the all muscles which are supporting those, they will get the proper exercise, and proper exercise के कारण वहाँ पे जो lubrication होते हैं हर एक joint में, they also will be properly flowing and getting applied to all part of the backbone. So backbone के लिए ये आसन्स है, और you can rotate some of them, like for example उष्ट्रासन किया है तो maybe Bhujangasana you can avoid that day, or maybe Dhanurasana you can avoid that day, so that you आपको उसको you take your own pragmatic judgment on how you want to rotate them. But Ardha Matsyendrasana आपने शुरू किया है, तो that I think you should do daily, and you need to do both the sides of the asana. उसमें दो साइड है. Once you rotate on one side, then you rotate on the other side. So important to do both. Don't do just one side and leave it out, because then the other side will not get balanced. So very important to do it on both the sides. So this is some of the asanas which are there. Another important thing is there are certain things which can very easily take care, is like 1 hour if you are sitting, then 1 hour you should be standing and doing the work. Very simple discipline, but that helps the backbone in a very big way. So सवाल आता है कि भाई ऑफिस में काम करे तो कैसे? So in the office you should ask for a arrangement, or एक $110 में arrangement वो आती है, डेस्कटॉप पे रखे, so that is adjustable working table. So in half a minute or less than half a minute you can raise it and stand and start working. So I think at least when I have to go on site on the project, I insist that I have that type of sitting arrangement there. And if it is not, I ask them to order the table. Roughly 110 में good quality का मिल जाता है. So then you can sit down 1 hour. 1 hour हो गया तो 1 hour stand up करके आप कर लीजिए. तो then the backbone gets properly balanced, and आपका जो monitor है you have to keep in at a proper height, not at the table level, because if table level is there you have to bend forward when you are working on. So monitor थोड़ा ऊपर रखिए, and while standing also the monitor has to be little above. So this is one simple method by which you can help your backbone in a very big way. Another part is very simple. Footrest होती है. So many offices don't have the footrest. So if your office, your table does not have, you have to ask for one footrest, which is $20-30. Good quality footrest, maybe $40. So footrest में जो है, you take the 30-degree angle. So आपका पैर जो है, it is not parallel, but it is 30-degree facing up. So that 30 degrees will give you support to your backbone. So it will help your backbone automatically staying vertical in a big way. So these are two very simple things we can do at office, and at home of course it is our house, so we can have the arrangement whatever way we want. So you should have arrangement where you can stand and work, and you should have arrangement where you sit and. So we always have the work arrangement where we sit and work, but you should always have the arrangement where, and at home also, if you are working, yes, you can stand up and work more.
So this helps in a big way, balancing the forward movement of the backbone. Because when you are standing, generally it is straight. Backbone is straight, and other part of the body are also relaxed, and your blood flow is much better. So another part is sofa. So sofa is good, but if let us say you are watching a TV and nobody's, guests are not there, all your family member. So instead of sitting on sofa and watching the TV, you should sit in Vajrasan and then watch the TV. So in Vajrasan, your backbone will remain straight, and when you sit in Vajrasan, there is another advantage. As we are talking about the nadis, there is a Vajra nadi, which is in the parts around the navel center and our Shakti Kendra. So Vajra nadi is very, very important for health. Vajra nadi is very, very important for immunity boosting. Vajra nadi is very, very important for your body becoming strong. जो हम कहते हैं कि बल और शक्ति और आरोग्य की संपदा, वो वज्र नाड़ी उसमें बहुत मदद करती है. और आप वज्रासन में बैठे तो ऑटोमेटिकली वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती चली जाती है. तो दो एडवांटेज आपको हो गए, आपके बैकबोन को बेनिफिट मिल रहा है और ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, बल और शक्ति बढ़ रही है. तो इसलिए वज्रासन में बैठना इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच यू कैन टेक. और जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि वज्रासन में यू कैन सिट एनी नंबर ऑफ आवर्स, 5, 6, 8, बिल्कुल. तो नॉर्मली जहाँ भी योगा के शिविर होते हैं तो आइदर पीपल आर सिटिंग इन पद्मासन और दे आर सिटिंग इन वज्रासन. तो वज्रासन तो सोफा जो है गेस्ट के लिए रखना है और अपने लिए वज्रासन में बैठ जाना है. तो गेस्ट आके ना कह सके कि भाई आपके घर में सोफ़ा नहीं है और बड़ा सस्ता सोफ़ा है. नहीं भाई, महंगा $2000 का सोफ़ा हमारे घर में भी है, आप फिक्र मत करो, बैठो. बट आपके लिए बोल देना है कि भाई साहब ये गेस्ट के लिए है, मेरे लिए तो वज्रासन है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन सॉर्ट ऑफ इंक्लूड इन आवर. इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है ना. देयर इज नथिंग, lot of people say, "Arey, we are busy, no time to do yoga." But these are the things which are happening in parallel automatically. You just have to, facilitate, as we call in the project. So you have to facilitate that happening in parallel. और फिर जब हम वॉकिंग करते हैं, समझो यू आर गोइंग फॉर ए वॉक, है ना, तो वॉक में भी जो है मिलिट्री परेड से वॉक करना है. यानी कि जो हमारे पैर के फिंगर है वो टच नहीं हो, पहले जो एडी का पार्ट है उसको टच हो. सो मिलिट्री परेड में जो हम देखते हैं कि योर शूज, द बैक साइड इज टचिंग फर्स्ट एंड देन यू मूव ऑन. सो दैट वे योर बैकबोन gets the benefit and backbone remains the straight. So there are several ways you can always see where you can help the backbone. थोड़ी सी अवेयरनेस जो है कि भाई साहब बैकबोन is very, very important. Once that awareness comes, automatically we start creating the situation which helps the backbone. तो कोई सवाल है यहाँ पे, because this is very important. तो कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो. हाँ जय जलन भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन है. आपने कहा था कि वी हैव टू चेक कि 45 minutes we have the sun breathing and the moon, like England Pingla. How do we check that? हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. तो once you increase the sensitivity, we have seen certain things earlier last week
but we are going to see many more techniques how to increase the sensitivity. So once you increase the sensitivity related to your breath, तो इसलिए हमने श्वास प्रेक्षा की बात एक लेक्चर में की थी कि ब्रीदिंग जो होती है, it must come with your permission, with your awareness, and you must know the 4 parts of the breath happening. Like मैंने श्वास लिया, फिर अंतरकुंभक किया, फिर उच्छ्वास यानी कि श्वास को बाहर छोड़ा, फिर बाह्य कुंभक किया. ये 4 जो स्टेप्स हैं ब्रीथ की, वो उसकी अवेयरनेस हमें बढ़ानी पड़ेगी. Once you increase that awareness, then you know the breath is coming, and then you know from which nostril it is coming. Once you know the breath is coming, you will know from which nostril it is coming. But समझ लो कि उसमें उस लेवल तक जाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आप अपनी फिंगर जो है नॉस्ट्रिल के पास रखिए, और ब्रीथ आउट जब होती है तो यू विल नो, because breathe out is hot. So nostril के पास आपका फिंगर रखिए, दूसरे nostril के पास रखिए, and you will immediately know कि where it is breathing. And then there are techniques how to change breath from one nostril to another. We'll talk about that in one of the lectures, कि how you control and how you switch from one to another. So that is very important. So we'll be taking one topic which is known as Swara Dhyan. Swara Dhyan is very very important. तो उस टॉपिक में हम इस पर थोड़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे. और कोई क्वेश्चन है? जी, आज आपने बड़ा अच्छा बताया जजमेंट अबाउट बैकबोन. हाँ जी, तो आपकी रिक्वेस्ट थी लास्ट टाइम, तो मैंने बोला कि बैकबोन रिलेटेड बाकी जो भी चीज़ है इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट फिजिकल बट इन आवर एंटायर energy circle, everything goes through the backbone. So if the physical backbone is not healthy, all those traffic through the backbone of the other Shakti will be blocked. Correct. हाँ जी, तो it is like a broken wire. हाँ जी, आपने एक बोला कि ईडी को पैरे टच करना चाहिए, वो पार्ट मिस कर गया मैं. हाँ, जो वॉकिंग को आप जाते हो ना, वॉकिंग पर, हाँ, तो वॉकिंग में जैसे मिलिट्री परेड होती है, आपने एनसीसी में भाग लिया होगा शायद, या हाँ, तो वो परेड में जो होती है, तो हम शूज का जो है बैक साइड फर्स्ट टच करते हैं और फिर फ्रंट साइड में आते हैं, है ना. मगर नॉर्मली वी टच द फ्रंट, जहाँ फिंगर से वो टच होता है पहले, या पंजा. हाँ, पंजा जो है पहले टच होता है. तो उसमें मिलिट्री जैसे वॉक करना है कि पहले बैक साइड ऑफ द शूज और लेग शुड टच, एंड देन योर फ्रंट विल टच. सो दैट वे you get a good helping for the backbone. Thanks. Never paid attention to that. हाँ जी. नहीं, there are a lot of things because जो है हम अप्रमत्त होके नहीं करते हैं. सो जैनिज्म का जो है कि अप्रमत्त होके सब चीजें करनी है. तो वी वर्क लाइक ए रोबोट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड नॉट विद द अवेयरनेस. तो जैसे जैसे अवेयरनेस या सेंसिटिविटी हमारे बढ़ती जाएगी, we start understanding all these things. And so it is very important that sleeping, let me take half a minute on that also. Sleeping posture is very important for the backbone. So sleeping Buddha की images आपने देखी होगी. So you need to sort of model on that. Sleeping Buddha की image is really a perfect way of sleep. Sideways. हाँ, sideways on the left side. Left side में भी क्यों सोना है उसका कारण है. We will cover that at some other time.
वेरी इम्पोर्टेंट। लेफ्ट साइड पे साइडवेज सोना है, एंड द लेग्स पोजिशन and the backbone position, they need to be adjusted slightly in a way that there is a slight curve, backbone bending backward, you know, and then your stomach also need to get a little very gentle stress. So if you follow the sleeping Buddha posture, you know, try to model on that. And very, very important, because 6 hours to 8 hours we sleep. And sleep is mainly for rejuvenating our body. Of course, that work is taken over by the nature, because if it is left with us, we will never sleep. You know, we'll say, I am busy, this. So nature has cut off that part, and nature takes the control and then makes your body better when you are sleeping. So sleeping posture and sleeping, a very important thing is you always must sleep north-south. Your leg towards north, your head towards south. Very important. Because the north-south is the magnetic field of the earth. And our body weight is what? It is magnetic field. So if you are on the earth, what is your weight? If you go on the moon, it will be 1/4, because the magnetic field is. And if you are in this space, there is no weight. You are weightless. So your weight, magnetic field is very, very important. Energy. And when you sleep north-south, that energy helps in healing you up. So free of cost, 6 to 8 hours, automatic extra healing is done if you sleep north-south, head towards south, legs towards north. Because we are in the northern hemisphere. In southern hemisphere, it has to be the reverse. So very important. We are generally not aware of these things, but the nature is helping us to cure. And never sleep head towards north, because then your head is resisting, you know. So head south, legs towards north. So very important. So this sleeping posture and sleeping north-south is going to help in a very big way in healing the diseases, in healing other things, and making you strong, healthy. Any other question? कुछ भी छोटा भी है तो भी चलेगा, because important to, you know, understand this. ये जो आपने 3 नाड़ियों के बारे में बताया, ये कहीं पे लिखा है, कुछ मिल सकता है, कहीं बता दीजिए तो। हाँ, आप हठा योगा की बुक्स पढ़ लीजिए। हाँ, हठा योगा की बुक्स में तीनों नाड़ियों का है, और हम आगे चलकर इसमें और थोड़ी बातें करेंगे। जैसे चक्रों की हम डिटेल में बातें करेंगे आगे चलकर, एक एक चक्र की उसकी क्या एडवांटेज है, और इसमें पहुंचने के, हर एक चक्र में पहुंचने के कुछ स्पेशल टूल टेक्निक्स होते हैं दैट कैन बेनिफिट यू टू मूव फ्रॉम देयर टू अप। और उस चक्र को यदि एक्टिवेट हो गया तो आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी में, जो हम पर्सनैलिटी बाहर देखते हैं, यू नो, बाहरी दुनिया में, व्हेन वी आर इन द बहिरात्मा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। कि जैसे कि आपका आनंद केंद्र यानी कि अनाहत चक्र जागृत होता है, तो आप कभी भी हिंसा नहीं कर सकते, कभी वो वृत्ति आएगी नहीं। और जो नॉनवेज है वो तो डेफिनेटली वेजिटेरियन बन जाएंगे। वो नॉनवेज है और अनाहत चक्र जागृत हो गया, ऐसा कभी होगा नहीं। तो वो बदलाहट अपने आप आ जाएगी, यू नो। जैसे लाइट लगाया हमने तो प्रकाश अपने आप आ जाता है। तो चक्र जागृत हो गया तो बदलाहट आपकी आ गई है,
और बदलाहट आ गई कि नहीं, यही टेस्ट है कि चक्र जागृत हुआ कि नहीं हुआ। तो हर एक चक्र, तो इसलिए तो जैनिज्म ने कहा है कि जो आपका चारित्र्य है, चारित्र्य आपकी जैसे शुद्धि होती जाएगी तभी चारित्र्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जैनिज्म ने इसलिए कही है कि जैसे जैसे आपकी चेतन शक्ति शुद्ध शुद्ध होती जाएगी उस प्रकार से आपका आचार बदलते जाएगा। आप जो आचार है आपके चारित्र्य को डायरेक्टली नहीं बदल सकते। इट इज ए इफेक्ट, है ना, ऑफ योर प्योरिटी। तो वो इफेक्ट को आप नहीं बदल सकते, है ना। तो एक आदमी को कुछ बीमारी है, इन्फेक्शन हो गया, उसको टेम्परेचर आ गया, तो टेम्परेचर कंट्रोल करके इन्फेक्शन जाएगा नहीं, इन्फेक्शन चला गया तो टेम्परेचर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो चेतन शक्ति की शुद्धि जो है, दिस इज द की, एंड दिस इज की बिकॉज वो उस लेवल पे आप आ गए तो चेंजेस ऑटोमेटिक होते ही चले जाएंगे। एनी अदर? तो जो भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक्स है, तो आप सजेस्ट करते जाइए, अकॉर्डिंगली आई कैन इंक्लूड इन दिस, एंड सो वी कैन कीप एड्रेसिंग दो स्पेसिफिक इश्यूज। सो चलिए, फिर कोई सवाल नहीं है तो we'll do 5 times Rim and then close the session. Rim. Om Ram. Have a good day. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.